नमस्कार, मैं सुमन सिंह। मटेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप लोग जानते हैं कि जिस कपास की फसल पर लगने वाले बहुत सारे कीटों से हम फसल को बचाने के लिए जिन कीटनाशियों का इस्तेमाल करते हैं, वो कीटनाशी केवल उन कीड़ों को ही नहीं बल्कि बाकी अन्य जीवों की सेहत पर भी बुरा असर डालते हैं। कपास की फसल में ऐसे बहुत से कीटनाशियों का इस्तेमाल होता है। आज हम यहाँ पर उनमें से ये कीटनाशी की बात करने के लिए आए हैं, जिसका नाम है मोनोक्रोटोफॉस। मोनोक्रोटोफॉस एक ऐसा कीटनाशी है जिसको सबसे पहले 1965 में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली थी। 1968 में इसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर किया गया था। इस बात के लिए बनाया गया था कि ये बहुत ही जल्दी कीड़ों को, बहुत ज्यादा संख्या में कीड़ों को जो है वो मार सके। कपास पर इसका इस्तेमाल बहुत ही तेजी से होने लगा क्योंकि यह एक साथ कई सारे कीटों के ऊपर आक्रमण करता है और उनको खत्म कर देता है। कपास में लगने वाले लगभग सभी कीट, चाहे वो बॉलवर्म हो, चाहे वो रस चूसने वाले सफेद मक्खी, टेला, जैसिड, एफिड आदि, सभी के ऊपर ये कीटनाशी जो बहुत ही कामगार तरीके से जो असर करता है और सभी को, लगभग सभी कीटों को ये नष्ट कर देता है। क्योंकि आसानी से उपलब्ध है, सस्ता भी है, इसलिए इस कपास के ऊपर इन सालों में इसका उपयोग जो बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। दूसरा, मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल ज्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि ये अकेला कीटनाशक है जो खेत में पूरे कीटों का सफाया कर डालता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल केवल कपास पर ही नहीं, बाकी अन्य फसलों पर भी बहुत ज्यादा होता आया है। जैसे उसमें सब्जियां भी हैं, कई अन्य दूसरी धान्य फसलें हैं, दालें हैं, इवन फलों पर भी इसका इस्तेमाल जो बहुत ज्यादा होने लग गया है। आइए देखते हैं कि ये एंजाइम कीटों को मारता कैसे है। शरीर में एक एसिटिलीन कोलिन एस्टरेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का मुख्य काम होता है दिमाग से लेकर के मांसपेशियों तक संदेश का आदान प्रदान करना, यानी चलना है, उठना है, खाना है, सांस लेना है, उड़ना है, ये सारे संदेश जो है इस एंजाइम की सहायता से दिमाग और मांसपेशियों के बीच में आदान प्रदान होते रहते हैं। जब मोनोक्रोटोफॉस का असर शरीर पे होता है तो ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कीट जो है वो ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको उठना है, चलना है, सांस लेना है, खाना है, और अंत में वो सारी क्रियाएं उनकी बंद हो जाती है और अंत में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये बहुत सारी फसलों पर इसका इस्तेमाल होता आया है तो इसका खतरा भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि ये केमिकल मोनोक्रोटोफॉस इंसान और कीटों के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। वही एंजाइम एसिटिल कोलिनेस्टरेज हमारे शरीर में भी पाया जाता है, यानी मनुष्य के शरीर में भी मौजूद होता है। क्योंकि ये मोनोक्रोटोफॉस मनुष्य और कीटों में भेद नहीं करता है, इसलिए इसका वही असर मनुष्य के शरीर पे भी होता है, यानी सांस लेने में तकलीफ होना, उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी, ऐसी सिम्टम जो है, यदि ये कीटनाशी किसी भी तरीके से मनुष्य के शरीर में चला जाए, चाहे वो सांस से जाए, चाहे खाने के जरिए चला जाए, चाहे स्किन के जरिए चला जाए, तो ये सारे सिम्टम मनुष्य के शरीर में भी दिखाई देने लग जाते हैं। यदि इसकी थोड़ी सी ज्यादा मात्रा शरीर में चली जाए तो मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये जहर वास्तव में है कितना खतरनाक, आइए कुछ जाने माने रिसर्च इंस्टीट्यूट की बातों को हम पढ़ते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्लास 1B कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब बेहद जहरीला और जानलेवा जहर। अमेरिका की US EPA एजेंसी ने कहा है कि ये कैटेगरी 1 टॉक्सिन है जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला और घातक है। यूरोपियन यूनियन ने इसके बारे में लिखा है कि अगर ये जहर सांस या मुंह से किसी भी तरीके से अंदर चला जाए तो इसका सीधा असर जान पर होता है। यानी दुनिया के इतने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे इतने जहरीले जहर के तौर पर करार दिया, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल आज भी बड़े लेवल पर कई फसलों में होता है, जिसमें से कपास की फसल एक मुख्य फसल है। इतने बड़े लेवल पर इस कीटनाशी का इस्तेमाल होने की वजह से हर साल हजारों किसान इसके संपर्क में आते हैं और कई बार कई किसानों की जान भी चली जाती है। कई देशों में इसे बैन तक कर दिया, यानी उन देशों में ना तो अब इसका इस्तेमाल होता है, ना ही उन्हें आयात किया जाता है, ना ही इस कीटनाशी का निर्माण होता है। उनमें से कुछ देशों के नाम मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ। ये कुल मिलाकर 46 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस कीटनाशी को बैन कर दिया गया है, जिसमें से कुछ हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, श्रीलंका, वियतनाम और पूरा यूरोप। इन देशों के वैज्ञानिकों ने रिसर्च और इसके जहरीले असर को देखते हुए फैसला लिया था। भारत में भी 2005 में से सब्जियों पर बैन किया गया था, क्योंकि इसके अंदर, यानी सब्जियों के अंदर मोनोक्रोटोफॉस के बहुत ज्यादा मात्रा में अवशेष जो है वो पाए गए थे। जो जहर दुनिया के इतने देशों में बैन हो चुका है, भारत में हम इसे आज भी उगा रहे हैं और खा रहे हैं। यकीन मानिए, मोनोक्रोटोफॉस केवल कीटों पर ही असर नहीं करता, ये हमारे पर्यावरण पर, सभी जीवों पर, मनुष्य के स्वास्थ्य पर, इवन हमारी मिट्टी पर भी जो है विपरीत असर डालता है। 2021 की एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के मुताबिक हर साल लगभग 38 करोड़ किसान जो है वो इस जहर के संपर्क में आते हैं, और जिसमें से लगभग 11,000 किसानों की जो है मृत्यु भी हो जाती है। भारत में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बुरा है। लगभग 62% किसान ऐसे हैं जो हर साल इस जहर के संपर्क में आते हैं, यानी भारत में हर साल 10 में से 6 किसान इस जहर के संपर्क में आने की वजह से उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। स्पेशली अगर हम मोनोक्रोटोफॉस की बात करें, जो सिर्फ कीटों के लिए खतरनाक नहीं, जब जिसने मनुष्य की सेहत पर भी बहुत ज्यादा असर डाला है,
तो जरा सा ये आंकड़ा देखिए, लगभग 1997 से 2001 तक के वारंगल के एमजीएम अस्पताल में जितने भी पेस्टिसाइड से मौतें दर्ज हुई, उसमें से 54% सिर्फ एक ही जहर से हुई, वो था मोनोक्रोटोफॉस। यानी 2 में से 1 मौत की वजह यही एक दवा थी। दूसरे नंबर पर था एंडोसल्फोन, जो कि आज बैन किया जा चुका है, जिससे 23% मौतें हुई। बाकी सारे जहर मिलाकर इसका सीधा असर नहीं कर पाए। मतलब साफ है, मोनोक्रोटोफॉस सिर्फ फसल पर ही नहीं, किसान की जान पर भी सबसे बड़ा हमला करता है। मोनोक्रोटोफॉस का असर केवल हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, इसका असर हमारी मानसिक हालत पर भी पड़ता है। कई रिसर्च बताते हैं कि मोनोक्रोटोफॉस की वजह से डिप्रेशन बढ़ता है, और हमें पता है कि डिप्रेशन आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है। यानी जितने भी किसान आत्महत्या करते हैं उनमें मोनोक्रोटोफॉस का सबसे बड़ा योगदान है। एक डेटा के अनुसार हर साल लगभग 17,000 से 1.25 लाख तक किसान आत्महत्या की तरफ जाते हैं, जिससे मोनोक्रोटोफॉस का बहुत बड़ा योगदान होता है। श्रीलंका में जब से इस मोनोक्रोटोफॉस पर बैन लगाया गया, तब से वहां पे आत्महत्याओं की संख्या में काफी कमी आ गई है। मोनोक्रोटोफॉस यदि लंबे समय तक हमारे शरीर में रह जाए तो ये हमारी कोशिकाओं, डीएनए तक पर असर डालता है, और कैंसर का खतरा भी जो है वो बढ़ता जाता है। ये केवल मनुष्य ही नहीं, पर्यावरण में मौजूद अन्य जीवों पर भी इसका घातक असर होता है। यानी खेत से, पानी से बहता हुआ जब ये पानी नदियों के सहारे जब वाटर रिसोर्सेज की तरफ जाता है, तो उसमें मौजूद जितने भी जलीय जीव है, चाहे मछलियां हो, झींगे हो, केकड़े हो, उनकी सेहत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मोनोक्रोटोफॉस से संक्रमित या जहाँ पर मोनोक्रोटोफॉस लगा उस पर जो भी जीव बैठते हैं, चाहे गाय उनको खाती है, कोई भी पशु उनको खाता है, तो उनकी सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि लगातार मधुमक्खियों की संख्या में भी गिरावट आ रही है, जो परागण में मुख्य भूमिका निभाती है। मधुमक्खियों के अलावा बहुत सारे लाभदायक कीट होते हैं जो कि किसान के मित्र के रूप में काम करते हैं, उनकी संख्या में भी लगातार इससे गिरावट आती दिखाई देती है। यानी ये प्राकृतिक संतुलन को भी बहुत हद तक जो है वो बिगाड़ रहा है। इसके अलावा एक और भी तथ्य है कि आज की तारीख में मोनोक्रोटोफॉस के खिलाफ बहुत से कीटों ने जो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। यानी उन कीटों पर अब मोनोक्रोटोफॉस का कोई भी असर नहीं होता है। तब किसान मजबूर है ज्यादा जहर और ज्यादा मात्रा में जहर डालने के लिए। यानी इस जहर ने कीटों को तो मारा, लेकिन साथ साथ प्राकृतिक संतुलन को भी बहुत हद तक बिगाड़ कर रख दिया है। आइए कुछ बात करते हैं सच्ची घटनाओं की, जिसमें पेस्टिसाइड के जहरीले असर का एक एग्जाम्पल सेट किया है। पहली घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अगस्त 2021 में यावतमाल जिले से, जिसमें एक किसान विनोद मसराम चौहान, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, पेस्टिसाइड का अपने खेत में छिड़काव कर रहे थे, और छिड़काव करते करते वो बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में उनकी मौत हो गई। 2021 में लगभग 4 साल के बाद पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का हुआ ये पहला मामला था। इससे पहले 2017 में बहुत ही बड़े लेवल पर किसानों में इसके पेस्टिसाइड के जहरीले असर की बहुत सी घटनाएं सामने आई थी, जिससे किसान अभी तक उबर ही नहीं पाए थे। इस घटना ने एक बार फिर से बताया कि ये जहर या कोई भी पेस्टिसाइड जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसानों के लिए कितना खतरनाक है। अगली घटना जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसने ये साबित कर दिया कि कीटनाशकों का जहरीला असर केवल किसान और पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों की थाली तक भी पहुंच चुका है। ये घटना है बिहार के छपरा जिले की, जिसमें जुलाई 2013 में बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था। मिड डे मील खाने के बाद कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, किसी को उल्टी होने लगी, कुछ को चक्कर आने लगे। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनमें से लगभग 23 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जब देखा गया कि ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण जाने गए, तो पता चला कि इन मौतों के पीछे जिम्मेदार था एक ही जहर, जो था मोनोक्रोटोफॉस। हुआ क्या था इसमें कि मोनोक्रोटोफॉस का डिब्बा जो इस्तेमाल किया गया था खेत में छिड़काव के लिए, उस डिब्बे को खाली करके साफ किया गया, और साफ करने के बाद उसमें जिस तेल में खाना बना था वो तेल उसमें भंडारित करके रखा गया था, और उस डिब्बे में उस रखे गए तेल से मिड डे मील का भोजन बनाया गया था, जिस वजह से वो जहर जो है बच्चों के पेट में मिड डे मील के जरिए पहुंच गया, और अंत में ये वाकया हुआ। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि एक छोटी सी मात्रा जो उस डिब्बे में शायद बची खुची या उस डिब्बे के अंदर अवशेषों की मात्रा थी उस पेस्टिसाइड की, जो इतना खतरनाक असर कर सकती है, यानी जान ले सकती है, तो संपूर्ण मात्रा जो हम खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भोजन के जरिए हमारे बच्चों तक पहुंच रही है, वो कितना खतरनाक असर डालती होगी। सवाल ये नहीं है कि हम कीटनाशकों का खेत में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या इनका इस्तेमाल इतना आम हो चुका है कि बहुत ही आसानी से हमारे भोजन हमारी थाली तक पहुंच पा रहे हैं। 2005 में एक और रिसर्च की गई जिसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इस कीटनाशक का क्या प्रभाव होता है उसको ध्यान में रखा गया। कपास उगाने वाले मुख्य राज्य इसमें लिए गए, जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटक शामिल थे। इनमें 1648 बच्चों को चुनाव किया गया और इन बच्चों के कुछ टेस्ट किए गए। ये बच्चे वो बच्चे थे जो डायरेक्टली कपास की खेती से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये जहर उनके शरीर तक पहुंच गया था। जब इन बच्चों के टेस्ट किए गए तो इनमें से बहुत सारे बच्चे जो कुछ टेस्ट में लगभग कंप्लीटली फेल हो गए। वो टेस्ट थे याददाश्त का टेस्ट, सोचने की क्षमता का टेस्ट, डिसीजन लेने का टेस्ट। ये स्टडी इस बात का उदाहरण थी कि
पेस्टिसाइड के संपर्क में आना, उसका शरीर में चले जाना केवल शरीर के लिए घातक नहीं बल्कि बच्चे उसको अपनी मानसिक क्षमता से भी उसका भुगतान कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से उनका मानसिक विकास होना चाहिए था, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पेस्टिसाइड की वजह से वो मानसिक विकास उनका नहीं हो पा रहा है। सवाल ये उठता है कि इतना खतरनाक और इतना जानलेवा होने के बाद भी आज ये जहर या ऐसे और भी कई जहर हैं जो खेतों में लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं, वो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है। तो जब थोड़ा बहुत हमने किसानों से बातचीत की, उनसे जाना कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये लगातार ऐसे इस तरीके के जहरों का इस्तेमाल खेत में अपने किए जा रहे हैं, तो मोनोक्रोटोफॉस के बारे में बात ये सामने आई कि जहर सस्ता है, जल्दी से असर करता है, आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए वो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे हैं जिसमें किसानों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि जहर कितना उनके लिए खतरनाक, कितना पर्यावरण के लिए, कितना उनके बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है। तो कुल मिला के ये है कि जानकारी का अभाव है, संसाधनों की कमी है। जिसमें हम बात करें कि इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, तो किसानों को वास्तव में इसके विकल्प की जानकारी नहीं है। अगर कोई विकल्प उपलब्ध है भी तो वो उन तक सही समय पर पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आज इस तरीके के जहरीले खतरनाक पेस्टिसाइड जो खेत में लगातार किसान इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई बार किसानों को सुरक्षित विकल्प नहीं मिलते हैं, जैविक दवाएं या ट्रेनिंग गांव तक पहुंचती भी नहीं है, इसलिए जहरीली दवाएं ही लगातार इस्तेमाल होती आ रही हैं। सवाल ये कि जहर का इस्तेमाल मजबूरी है या लाचारी। बदलाव तो तभी होगा जब सही जानकारी और विकल्प किसान तक पहुंचेंगे। जब जहर नहीं था तब किसान क्या करते थे, पेड़ पौधों से बनी दवाएं, नीम, लहसुन, मिर्च, तंबाकू, इन सभी का घोल इस्तेमाल किया जाता था जो कीड़ों पर छिड़काव करते थे। कुदरती कीटनाशी यानी कि कुछ मित्र कीट जो है वो कीड़ों को कंट्रोल करते थे। कई सारे पक्षी भी आते थे जो खुद ही कीड़ों को खा जाते थे। किसान फसलों को बदल बदल कर बोते थे, एक समय पर एक ही फसल नहीं बोते थे, जिसकी वजह से कई प्रकार के कीट तो खेत में खुद ही टिक नहीं पाते थे। देसी चीजों से छिड़काव जैसे राख का छिड़काव, चूना, गोमूत्र इत्यादि चीजें इस्तेमाल होती थी। तो सोचिए, बिना जहर के भी खेती होती थी। अब हम फिर से वही देसी सुरक्षित खेती की ओर लौट सकते हैं, जिसका एक वैकल्पिक उपाय है रीजनरेटिव खेती, नवजीवन खेती जिसको हम बोलते हैं, यानी जमीन, फसल और मनुष्य तीनों की सेहत बचाने वाली खेती। अगर आप मोनोक्रोटोफॉस जैसे जहरीले कीटों से बचना चाहते हैं तो चिंता नहीं कीजिए, हमारे पास इसका भी हल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे कुछ देसी और सुरक्षित उपाय बताए हैं। इस चैनल पे भी बहुत सारे देसी दवाओं को बनाने के तरीके हमने अपलोड किए, जिसको किसान आसानी से सीख सकते हैं और इसकी जानकारी लेकर के इसका इस्तेमाल इन जहरीले कीटों के स्थान पर करना शुरू कर सकते हैं। आप अगर बदलाव की ओर बढ़ेंगे तो बड़े लेवल पर ना से केवल अपने लिए इस्तेमाल होने वाली फसल, घर पर खाने वाली सब्जियां इत्यादि पर भी आप अगर कीटनाशक का छिड़काव बंद करके देसी तरीकों से उसको खेती करना शुरू करते हैं तो ये छोटा सा बदलाव भी कल को आपकी सेहत पर एक बहुत बड़ा असर कर सकता है। तो हम जहर मुक्त खेती की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं। मोनोक्रोटोफॉस नहीं तो क्या इस्तेमाल करें, ये अगला एक किसानों के लिए सवाल आता है कि अगर मोनोक्रोटोफॉस सुरक्षित नहीं है तो दूसरा वो क्या इस्तेमाल करें। तो समझदारी से आपको दवा का चुनाव करना, और इसका सबसे आसान तरीका हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कीटनाशी दवाओं को 4 कैटेगरीज में बांटा है, और उन कैटेगरीज को उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने हर कीटनाशी को एक रंग की पट्टी दी है। 4 रंग की पट्टियां अलग अलग दी है, जिसमें लाल, पीली, नीली और हरे रंग की पट्टियां आती है। जिसमें लाल रंग की पट्टी का मतलब है कि ये कीटनाशी बहुत ज्यादा खतरनाक है। पीली रंग की पट्टी का मतलब है कि ये काफी खतरनाक है। जिसमें नीली रंग की पट्टी ये दर्शाती है कि कुछ कम खतरनाक है, जबकि नीले रंग की पट्टी का मतलब है कि ये कीटनाशी बाकी सभी कीटनाशियों में सबसे कम खतरनाक कीटनाशी है। तो इस तरीके से किसान अगर कीटनाशी का खरीदारी करते समय यानी उसको चुनाव करते समय अगर वो केवल उस कीटनाशी के डिब्बे पर रंग की पट्टी को भी देख लेते हैं तो वो काफी हद तक बहुत ज्यादा जहरीले कीटनाशी का छिड़काव करने से बच सकते हैं। यानी उनको चुनाव करते समय ध्यान रखना है कि वो हरे रंग की पट्टी और नीले रंग की पट्टी वाले कीटनाशियों की तरफ ही जाएं। लाल और पीले रंग की पट्टी वाले कीटनाशियों का इस्तेमाल कंप्लीटली यानी पूर्ण तरीके से उनको छोड़ देना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो जैविक खेती या जैविक उपायों की तरफ भी वो बढ़ सकते हैं। सो वीडियो में दी गई इतनी जानकारी के हिसाब से जहर से बचिए, सुरक्षित चुनाव कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य, आपकी खेती का भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य आपके इसी चुनाव से जुड़ा हुआ है।